नमस्कार। चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी अभियुक्ता। मजिस्ट्रेट मिस्टर मिश्रा की अदालत में एक बड़ा ही सनसनीदार मुकदमा चल रहा है। अदालत में खूब भीड़ रहती है। मामला एक 20 बरस की युवती का है जिस पर बैरिस्टर गुप्ता के लड़के के गले से सोने की जंजीर चुराने का अपराध लगाया गया है। एक तो वैसे ही किसी स्त्री के अदालत में आते ही न जाने कहां से अदालत के आसपास मनुष्यों की भीड़ लग जाती है, और यदि कहीं स्त्री सुंदर हुई फिर तो भीड़ के विषय में कहना ही क्या है। आदमी इस तरह टूटते हैं जैसे उन्होंने कभी कोई स्त्री देखी ही न हो। इसके अतिरिक्त मजेदार बात यह भी थी कि बैरिस्टर गुप्ता स्वयं इस मामले में गवाही देने के लिए अदालत में आए थे। बैरिस्टर साहब शहर के मशहूर बैरिस्टर हैं। शहर का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। सरकारी अफसर उनके घर जुआ खेलते हैं। शहर में कहीं नाच गाना हो तो उसका प्रबंध बैरिस्टर साहब को ही सौंपा जाता है। शराब पीने का शौक होते हुए भी वो कलवारी में कभी नहीं जाते। कलवारी स्वयं उनके घर पहुंच जाती है। सरकार दरबार में उनका बहुत मान है और पब्लिक में भी, क्योंकि सरकारी अफसरों से किसका काम नहीं पड़ता। बैरिस्टर साहब हैं भी बड़े मिलनसार, पब्लिक का काम बड़ी दिलचस्पी से करते हैं। इस प्रकार के कामों में वो बहुत व्यस्त रहते हैं और दूसरे कामों के लिए उन्हें फुर्सत ही नहीं रहती। मुकदमा शुरू हुआ। अभियुक्ता की ओर से कोई वकील न था। वह गरीब और असहाय थी। सरकार की ओर से 300 मासिक पाने वाले कोर्ट साहब पैरवी के लिए खड़े थे। बैरिस्टर गुप्ता ने अपने बयान में कहा, मैं अभियुक्ता को एक अरसे से जानता हूँ। यह शहर में भीख मांगा करती थी। करीब 1 महीना हुआ। एक दिन मैंने अपने मकान के पास कुछ गुंडों को इसे छेड़ते देखा। मुझे इस पर दया आई। उन गुंडों को भगाकर मैं इसे अपने घर ले आया, और जब मुझे मालूम हुआ कि इसका कोई भी नहीं है, तब खाने और कपड़े पर इसे अपने घर पर बच्चों को संभालने के लिए रख लिया। 15 दिन काम करने के बाद एक दिन रात को यह एकाएक गायब हो गई। दूसरे दिन मैंने देखा कि बच्चे के गले की सोने की जंजीर भी नहीं है। तब मैंने पुलिस में इत्तला दी। बाद में पुलिस ने इसे मैं सोने की चेन के गिरफ्तार किया और मुझसे चेन की शिनाख्त करवाई। मैंने वैसे ही 5 चेनों में अपनी चेन पहचान ली। अदालत की टेबल पर रखी हुई चेन को हाथ में लेकर बैरिस्टर गुप्ता ने कहा, यह चेन मेरी है। मैंने इसे खुद बनवाई थी। बैरिस्टर गुप्ता का बयान खत्म हुआ। मजिस्ट्रेट ने गंभीर स्वर में अभियुक्ता की ओर देखकर पूछा, तुमको बैरिस्टर साहब से कुछ सवाल करना है? अभियुक्ता का चेहरा तमतमा उठा। वह तिरस्कार सूचक स्वर में बोली, जी नहीं। सवाल पूछना तो दूर की बात है, मैं तो इसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। अभियुक्ता की इस निर्भीकता से दर्शकों के ऊपर आश्चर्य की लहर सी दौड़ गई। सबकी आंखें उसकी ओर फिर गई। बैरिस्टर गुप्ता की ओर भी लोगों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ। उनके मुंह से एक प्रकार की दबी हुई अस्पष्ट मरमर ध्वनि सी निकल पड़ी। मुकदमे में और भी रंग आ गया। अब तो लोग अधिक ध्यान से मुकदमे की कार्रवाई को सुनने लगे। बैरिस्टर गुप्ता की बातों का समर्थन पुलिस के दूसरे गवाहों ने भी किया। एक सराफ ने आकर कहा, मेरी दुकान से सोना लेकर बैरिस्टर साहब ने मेरे सामने ही ये चेन सुनार को बनाने के लिए दी थी। एक सुनार ने आकर बयान दिया, ये चैन बैरिस्टर साहब के लिए मैंने ही अपने हाथ से बनाकर उन्हें दी थी। तफ्तीश करने वाले थानेदार ने बतलाया कि किस प्रकार उन्होंने अभियुक्ता का पता लगाया और किस तरह चैन मांगते ही उसने यह चैन अपने कमर से निकाल कर दे दी। थानेदार ने यह भी कहा कि अभियुक्ता इस चैन को अपनी मां की दी हुई बतलाती है, जिससे साफ मालूम होता है कि अभियुक्ता बहुत चालाक है। सरकारी गवाहों के बयान हो जाने के बाद अभियुक्ता से मजिस्ट्रेट ने पूछना शुरू किया, तुम्हारा नाम? चुन्नी। पति का नाम? मैं कुमारी हूँ। अच्छा, तो पिता का नाम? मैं नहीं जानती।
मैं जब बहुत छोटी थी तब या तो मेरे पिता मर गए थे या कहीं चले गए थे। मैंने उन्हें देखा ही नहीं। मेरी माँ ने मुझे कभी उनका नाम भी नहीं बतलाया और अब तो कुछ दिन हुए मेरी माँ का भी देहांत हो गया। कहते कहते अभियुक्ता की आंखें डबडबा आई। दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर वह सिसकियां लेने लगी। दर्शकों ने सहानुभूतिपूर्वक अभियुक्ता की ओर देखा, किंतु कोर्ट इंस्पेक्टर ने कड़े स्वर में कहा, यह नाटक यहाँ मत करो। जो कुछ साहब पूछते हैं उसका जवाब दो। अभियुक्ता ने अपने आप को संभाला और आंखें पोंछकर मजिस्ट्रेट की ओर देखने लगी। मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? मैं मजदूरी करती हूँ और जब काम नहीं मिलता तब भीख मांगती हूँ, अभियुक्ता ने कहा। मजिस्ट्रेट ने प्रश्न किया, रहती कहाँ हो? जहाँ जगह मिल जाती है। तुमने बैरिस्टर गुप्ता के घर नौकरी की थी? जी हाँ। ये चैन तुमने उनके बच्चे के गले से चुराई? चैन को हाथ में लेकर मजिस्ट्रेट ने पूछा। अभियुक्ता ने बैरिस्टर गुप्ता की ओर देखा। उसकी इस दृश्य से घृणा और क्रोध टपक रहे थे। फिर उसने मजिस्ट्रेट की ओर देखकर दृढ़ता से कहा, मैंने जंजीर चुराई नहीं, वह मेरी ही है। ये सुनते ही बैरिस्टर गुप्ता के मुंह से व्यंग्यपूर्ण उपहास की हल्की हंसी निकल गई। इस व्यंग से अभियुक्ता का चेहरा क्षोभ से और भी लाल हो उठा। उसने विचित्र क्रोध के स्वर में कहा, मैं फिर कहती हूँ कि जंजीर मेरी है। मेरी माँ ने मरते समय यह मुझे दी थी और कहा था कि ये तेरे पिता की यादगार है, इसे संभाल कर रखना। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम बैरिस्टर साहब के घर से रात को भाग गई थी क्यों? कुछ क्षण के लिए अभियुक्ता चुप सी हो गई। आहत अपमान उसके चेहरे पर तड़प उठा। फिर कुछ सोचकर वह गंभीर स्वर में बोली, जी हाँ, मैं बैरिस्टर साहब के घर से भागी। पहले जब इन्होंने मुझे गुंडों से बचाकर अपने घर में आश्रय दिया था तब मेरे हृदय में इनके लिए श्रद्धा और कृतज्ञता के भाव थे, परंतु वे धीरे धीरे घृणा और तिरस्कार में बदल गए। मैंने देखा कि बैरिस्टर साहब की खुद की नीयत ठिकाने नहीं है। वो मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने पर तुले हुए हैं। धीरे धीरे वो मुझे हर तरह की लालच दिखाने लगे और धमकियां देने लगे। एक दिन इसी तरह की छीना झपटी में उन्होंने मेरी या सोने की जंजीर देख ली थी, इसीलिए चोरी का झूठा इल्जाम लगाने का इन्हें मौका मिला। मैं चोरी के डर के मारे कभी जंजीर को गले में नहीं पहनती थी, सदा कमर में खोसे रहती थी। अभियुक्ता का बयान सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। किसी को भी उसके बयान में किसी तरह की बनावट न मालूम हुई। बैरिस्टर साहब के प्रति घृणा और अभियुक्ता की ओर सहानुभूति के भावों से दर्शक समाज का हृदय ओतप्रोत हो गया। सभी दिल से चाहने लगे कि वह छूट जाए, परंतु कानूनी कठिनाइयों को सोचकर सब निराश से हो गए। चैन उसकी होते हुए भी भला बेचारी इस बात का सबूत कहां से देगी कि चैन उसी की है। सफाई की पेशी का दिन आया। आज तो अदालत में दर्शकों की भीड़ के कारण तिल भर भी जगह खाली न थी। प्रत्येक चेहरे पर उत्सुकता छाई थी। कौन जाने क्या होता है, कहीं बेचारी की चैन भी छीने और जेल भी भेजी जाए, या न्यायालय तो केवल न्याय के ढोंग के लिए ही होते हैं। न्याय के नाम से सरासर अन्याय होता है। अदालतें धनवानों की ही हैं, गरीबों की नहीं। इस प्रकार की अनेक आलोचनाएं कानाफूसी के रूप में दर्शकों के मुंह से निकल रही थी। अंत में मजिस्ट्रेट की आवाज से अदालत में चुप्पी छा गई। उन्होंने अभियुक्ता से पूछा, क्या तुम इस बात का सबूत दे सकती हो कि यह चैन तुम्हारी है? जी हाँ। क्या सबूत है? तुम्हारे कोई गवाह हैं? मेरा सबूत और गवाह वही चैन है, अभियुक्ता ने चैन की ओर इशारा करते हुए कहा। सबने संदेह सूचक सिर हिलाया। कुछ ने सोचा शायद यह लड़की पागल हो गई है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, वो कैसे? अब उनकी दिलचस्पी और बढ़ गई थी। चैन मेरे हाथ में दीजिए, मैं आपको बतला दूंगी। मजिस्ट्रेट के इशारे से
कोर्ट साहब ने चैन उठाकर अभियुक्ता के हाथ में दे दी। चैन की 2 लड़ियां थीं और उसके बीच में एक हृदय के आकार का छोटा सा लॉकेट लगा था, जो ऊपर से देखने में ठोस मालूम पड़ता था, परंतु अभियुक्ता ने उसे इस तरह दबाया कि वह खुल गया। उसे खोलकर उसने मजिस्ट्रेट साहब को दिखलाया। फिर बोली, यही मेरा सबूत है, ये मेरे पिता की तस्वीर है। मजिस्ट्रेट ने उत्सुकता से वह लॉकेट अपने हाथ में लेकर देखा और देखते ही रह गए। लॉकेट के अंदर एक 20 वर्ष के युवक का फोटो था। मजिस्ट्रेट ने उसे देखा। उनकी दृष्टि के सामने से अतीत का एक धुंधला सा चित्रपट फिर गया। 20 वर्ष पहले वह कॉलेज में बीए फाइनल में पढ़ते थे। उनके मेस की महाराजन बुढ़िया थी, इसलिए कभी कभी उनकी नातिन भी रोटी बनाने आ जाया करती थी। उसका बनाया हुआ भोजन बहुत मधुर होता था। वह थी भी बड़ी हंसमुख और भोली। धीरे धीरे वह उसे अच्छी अच्छी चीजें देने लगे। छिप छिप कर मिलना जुलना भी आरंभ हुआ। वो रात के समय बुढ़िया महाराजिन और उसकी नातिन को उसके घर तक पहुंचाने भी जाने लगे। एक रात को लड़की अकेली थी। चांदनी रात थी और बसंती हवा भी चल रही थी। घने वृक्षों के नीचे अंधकार और चांदनी के टुकड़े आंख मिचौली खेल रहे थे। वहीं कहीं एकांत स्थान में उन्होंने अपने आप को खो दिया। कॉलेज बंद हुआ और विदाई का समय आया। उस रोती हुई प्रियसी को उन्होंने एक सोने की चैन में फोटो वाले लॉकेट के अपनी यादगार में दी। सिसकियों और हृदय स्पंदन के साथ बड़ी कठिनाई से वो विदा हुए। ये उनका अंतिम मिलन था। उसके बाद वो उस कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गए, क्योंकि वहां ला क्लास नहीं था। वो धीरे धीरे उन सब बातों को स्वप्न की तरह भूल गए। किंतु आज इस लॉकेट ने उनके उस प्रणय के परिणाम को उनके सामने प्रत्यक्ष लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने सोचा, तो क्या यह मेरी ही? इतने में लॉकेट उनके हाथ से छूटकर टेबल पर खट से गिर पड़ा। उसकी आवाज से वो चौंक से पड़े। दर्शक भी चौंक उठे। मजिस्ट्रेट ने सिर नीचा किए हुए कहा, अभियुक्ता निर्दोष है, उसे जाने दो। ये कहते हुए वो तुरंत उठकर खड़े हो गए, जैसे न्यायाधीश की कुर्सी ने उन्हें काट खाया हो। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी कैलाशी नानी। पता नहीं मेरी कैलाशी नानी अभी संसार में है भी कि नहीं, परंतु उनकी स्मृति इतनी ताजा है कि आज भी कैलाशी नानी वही अपनी मैली सी घुटने के ऊपर तक की धोती और फटी हुई मिर्जई पहने, बगल में रोटी और नमक की पोटली संभाले और हाथों में गायों के हाँकने का डंडा लिए न जाने कितनी बार आंखों के सामने घूमती हुई दिख जाती हैं। वो गंवार अनपढ़ स्त्री जिसे अक्षर का भी ज्ञान न था, सहजी भुला देने योग्य न थी। मेरी नानी ना होकर भी वो मेरी नानी थी। मेरे मामा के गांव में मामा के घर से हटकर उनका छोटा सा झोपड़ा था, लिपा पुता साफ। उस झोपड़े में ना तो कोई दरवाजा था जो कभी बंद हो सके और ना ही दूसरा कोई सामान। बर्तनों के नाम पर कुछ मिट्टी के ठीकरे थे और बिस्तर की जगह थोड़ा पुआल पड़ा था। यही मेरी कैलाशी नानी की गृहस्थी थी। पड़ोसी ही उनके परिवार वाले थे और गांव के बच्चे उनके परमेश्वर। हाँ, तो मेरी कैलाशी नानी उस गांव के रहने वालों के जानवर चराने ले जाया करती थी। उस गांव में करीब 40 घर थे और प्रत्येक घर से एक सेर अनाज चराई में मिल जाया करता था। कैलाशी नानी की जीविका यही थी। इसी में कैलाशी नानी का दान पुण्य हो जाया करता था और इसी अनाज को बदलकर उन्हें रोज के व्यवहार के लिए नमक मिर्च मसाला भी लेना पड़ता था। पैसे तो गांव वालों को वैसे ही बड़ी कठिनाई से देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के जीवन बिताकर भी कैलाशी नानी दुखी न थी। वे सदा प्रसन्न और हंसती रहती थी। दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहती। आधी रात को भी बुला लो तो वो तुम्हारा काम कर देंगी और तुमसे किसी प्रकार की आशा ना रखेंगी।
जाड़े के दिन शुरू थे। एक दिन मामा के गांव से एक आदमी संदेशा लेकर आया कि मामा ने माँ और बच्चों को बुलवाया है। जब तक माँ ने मामा के घर चलने की तैयारी ना कर डाली, तब तक हम भाई बहनों ने उन्हें तंग कर डाला। सबसे बड़ा भाई मैट्रिक में था, इसलिए उसे छोड़कर हम सभी भाई बहनों को लेकर आखिर माँ एक दिन मामा के घर आ गई। माँ के साथ आने वाले भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र 10-11 वर्ष थी। हम भाई बहनों को मामा के घर में और तो कुछ अच्छा ना लगता, पर मामा के घर से 100 फुट दूर एक नदी बहती थी। उसमें नहाने और कैलाशी नानी के साथ ढोर चराने के लिए जाने में बड़ा आनंद आता था। कैलाशी नानी जिस जगह ढोरों को ले जाती थी, वहाँ दूर तक जहाँ तक दृष्टि जाती सब हरा ही हरा दिखाई पड़ता था। दूर दूर तक आम, पीपल और ढाक के वृक्ष थे। इनकी घनी छाया में दोपहर को आराम करते गांव के छोटे बच्चों का एक झुंड नानी के नेतृत्व में ढोर चराने निकल जाता। वहाँ केवल ढोर ही न चराने जाते थे, वहाँ कहानियाँ भी कही जाती, पहेलियाँ पूछी जाती और कभी कभी रामलीला का खेल भी खेला जाता। हम भाई बहनों को इस ग्रामीण जीवन में बहुत सुख मिलता। एक भाई बहुत छोटा था, वो तो माँ के साथ ही रहता था। हम 3 भाई बहन प्रायः रोज कैलाशी नानी के साथ जंगल में भाग जाते। मुझे याद है, हम घर के अच्छे से अच्छे भोजन को यह कहकर छोड़ देते थे कि अच्छा नहीं बना, और सच ही वह अच्छा न लगता था। कैलाशी नानी के जंगल में सूखी रोटियां, नमक या कभी चटनी के साथ खाने में जितना स्वाद आता था, उतना स्वाद कभी किसी भोजन में नहीं आया। रोटियां भी गेहूं की नहीं, न जाने किस तरह के अनाज मिलाकर बनाई जाती थी। कैलाशी नानी को हर घर से एक ही अनाज तो मिलता ना था। कहीं गेहूं, कहीं जौ, ज्वार, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर सब मिलाकर इकट्ठा कर देती और रोज आवश्यकता अनुसार किसी की चक्की से पीस लाती और दूसरे दिन के लिए रोटियां सेक रखती। यही उनका प्रतिदिन का आहार था। यही रोटियां वो सबको खिलाती थी और हम लोग बड़े स्वाद से खाते थे। कभी कभी गांव के दूसरे बच्चे नदी में धोती फैलाकर मछली भूनते। उस दिन कैलाशी नानी रोटी भी ना खाती, सत्तू खाकर ही रह जाती। इसी प्रकार एक दिन हम लोग कैलाशी नानी के साथ हार पर गए थे। उस दिन कैलाशी नानी ने राजा रानी की कहानी सुनाई थी। राजा की एक राजकुमारी थी, बड़ी सुंदर, बड़ी नेक। किंतु एक दिन जब वह नदी पर नहा रही थी, तब परियों के देश का राजा का राजकुमार आया और राजकुमारी को घोड़े पर बैठाकर ले भागा। कहानी सुनने के बाद कलेवा से पहले हम लोग बड़ी देर तक नहाते थे और तैरते थे। पानी बहुत गहरा ना था, पर बड़ा साफ था। नदी में नहाने का ही प्रलोभन हमें रोज यहाँ घसीट लाता। हाँ, तो उस दिन नहाते नहाते मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं परियों के देश का राजकुमार ना आ जाए। वहाँ राजकुमार तो ना आया, परंतु जब नहा धोकर लौटी तो देखा कि कैलाशी नानी के पास कोई बैठा है। कपड़े जरा साफ सुथरे थे। मैं डरी कि कहीं यही तो वह राजकुमार नहीं है। फिर घबराकर दूर तक नजर दौड़ाकर देखा, कहीं भी कोई घोड़ा ना दिखा। मैं बेफिक्र हो गई कि यह राजकुमार नहीं है, वह होता तो घोड़ा जरूर होता। बाद में कैलाशी नानी से मालूम हुआ कि वह गांव का जमींदार है और कैलाशी नानी को हर महीने ढोर चरवाई में 5 सेर अनाज देता है। वह वही हम लोगों के पास ही पीपल के पेड़ की जड़ पर बैठ गया और हम सब भाई बहनों के बारे में कैलाशी नानी से बातचीत करने लगा। जब उसे यह मालूम हुआ कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि गांव में तो उस समय लड़की के पैदा होते ही ब्याह की बातचीत हो जाती और 3-4 साल के होते होते तो उसका ब्याह भी हो जाता था। उसने स्वर को धीमा करके कैलाशी नानी से कहा कि क्या कुल में कोई दाग है जो इतनी बड़ी लड़की अब तक कुंवारी है। कैलाशी नानी ने कहा, नहीं भैया, कुल में दाग वाग कुछ नहीं है,
बड़े आदमी हैं, लड़की लड़के सभी मदरसे में पढ़ते हैं। यही बिटिया रामायण बाँच लेती है, अंग्रेजी पढ़ती है। जब पढ़ लेगी तब लायक वर देखकर ब्याह करेंगे। वह जमींदार जितनी देर तक बैठा रहा, बार बार हमें ही देखता रहा। दूसरे दिन जब कैलासी नानी ढोर ढीलने आई तो छोटे भाई बहन अभी सोकर नहीं उठे थे, इसलिए मैं अकेली ही नानी के साथ निकल गई। कलेवा करने से पहले हम सब बच्चे फिर नदी में नहाने गए। जब हम जा रहे थे तभी वह जमींदार फिर आया। वह कैलासी नानी को बड़ी देर तक कुछ समझाता रहा। उसे कैलासी नानी ने हाथ जोड़कर कुछ अस्वीकार किया। जमींदार कुछ न सुनकर नानी के पल्लू में जबरदस्ती कुछ बांध दिया। हम लोग भी रोटी खाने आए, पर आज कैलासी नानी रोज की तरह खुश न थी। उनके चेहरे पर एक तरह की उदासी थी जो छिपाए ना छिपती थी। उन्होंने हमें खिलाया पिलाया और फिर कहानी सुनाने बैठी, किंतु कहानी में उनका मन ना लगा। अन्य दिनों की तरह जब मैं बच्चों के साथ ढोर हाँकने जाने लगी तो जाने ना दिया। उन्होंने मुझे अपने पास ही बिठाए रखा। मैंने जिद की तो मुझे डांट भी दिया। शाम हो चुकी थी। माँ तुलसी के पास दिया जला रही थी। कैलासी नानी छिपती हुई सी माँ के पास आई और इशारे से बुलाकर अलग कमरे में ले गई। उन्होंने माँ से कहा कि वह अपने बच्चों समेत जल्दी से जल्दी घर वापस चली जाए, कारण कि वह जमींदार हम दोनों बहनों को अपने नालायक पुत्रों की वधू बनाना चाहता है। जमींदार का मेरे मामा से बहुत दिनों से बैर चला आ रहा था। शायद वह अपने इस बैर का बदला इस प्रकार लेना चाहता है। वह चाहता है कि कैलासी के साथ ढोर चराने जाने पर वह हम दोनों बहनों की मांग में अपने पुत्रों से सिंदूर भरवा दे। इस प्रकार हम दोनों बहनें उसकी पुत्र वधू बन जाएंगी। मामा जानकर भी कुछ ना कर सकेंगे। इस काम में वह कैलासी नानी की सहायता लेना चाहता था, इसलिए 10 रुपए उनके पल्लू में जबरदस्ती बांध दिए थे। 40 रुपए काम पूरा हो जाने पर देने का वादा किया था। कैलासी नानी ने शपथ लेते हुए वह 10 रुपए कमर से निकालकर माँ को दिखाए और फिर बोली, बिटिया झूठ नहीं कहती, मेरे पास तो 10 पैसे भी नहीं, फिर ये 10 रुपए कहाँ से आए? ये उसी अधर्मी ने बांध दिए हैं। तुम बिटिया को लेकर चली जाओ। इस गांव का जमींदार इतना अधर्मी है, तुम यहाँ फिर ना आना। बिटिया का शादी ब्याह करके ससुराल भेजकर ही फिर आना। कैलासी ने यह भी कहा कि वह हमारे जाते ही इन रुपयों को जमींदार के आगे फेंक देगी। अधर्म का पैसा वह कभी स्वीकार ना करेगी। मुझे याद आया कि एक दिन इकन्नी लेकर मैं नानी के साथ चली गई और कैलासी नानी ने मुझसे लेकर वह बहुत संभाल कर रख लिया और शाम को लौटकर वह माँ को वापस कर दिया। माँ ने जब वह इकन्नी उन्हीं को वापस दे दी तो कैलासी नानी के चेहरे से ऐसा भाव टपक रहा था जैसे उन्हें कहीं का खजाना मिल गया हो। कई बार इकन्नी को उलट पलट कर देखने के बाद कैलासी नानी ने उसे कमर में खोस लिया। माँ को जाने कितने आशीर्वाद देती हुई वह चली गई। वही कैलासी नानी आज कमर में 10 रुपए बांधी थी। कल जरा सी बात पर 40 रुपए और मिलने वाले थे, पर कैलासी नानी अधर्म का पैसा लेना नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि अगले दिन वह हमें वहां से भेजे बिना ढोर चराने नहीं जाएंगी और जमींदार के रुपए उसके दरवाजे पर जाकर फेंक देंगी। फिर तो चाहे वह महीनों का 5 सेर अनाज भी बंद कर दे। कैलासी डरती नहीं, वो कहीं भी जाकर ढोर चरा कर पेट पाल लेगी। माँ उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कोई कैसे उनकी पुत्रियों की मांग में सिंदूर भरकर घर में रख लेगा। मेरे पिताजी प्रसिद्ध वकील हैं, वे जमींदार को जेल खाने की हवा खिला सकते थे। फिर भी माँ कैलासी नानी के आग्रह को न टाल सकी। दूसरे दिन वह हमें लेकर घर चली आई। तब से आज तक कैलासी नानी का हमें कोई समाचार नहीं मिला था। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी 2 सखियां। मालिन क्यारियों को निरा रही थी।
ऊपर से रघु ने आकर कहा, ऊपर जा, बाई साहब बुला रही हैं। मालिन घबराई। सवेरे ही सवेरे बाई साहब ने बुलाया है, कोई अपराध तो नहीं हो गया है? वह हाथ की खुरपी भी रखना भूल गई। क्षण भर में हाथ में खुरपी लिए बाई साहब के सामने जा खड़ी हुई और पास ही उसकी धोती का पल्ला पकड़े खड़ी थी उसकी छोटी सी बेटी रमिया। मालिन, रोज रोज हमारी मुन्नी पढ़ने जाती है और स्कूल में बैठे बैठे थक जाती है। इधर तुम्हारी रमिया दिन भर घास खोदती है और बगीचे में मजा करती है। अब यह ना होगा, रमिया को भी पढ़ने जाना पड़ेगा। मालकिन का स्वर सुनते ही मालिन का भय जाता रहा। बोली, रमिया तो आपकी ही है बाई साहब, चाहे पढ़ने भेजो चाहे बगीचे में काम कराओ, पर रमिया पढ़ने जाएगी तो मुन्नी रानी का बगीचा ना सूख जाएगा, उसे कौन सींचेगा? किसी के बोलने के पहले ही मुन्नी बोल उठी, तो फिर हम भी बगीचा सींचेंगे। रमिया पढ़ने ना गई तो हम भी ना जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मालिन ने कहा, पर रमिया के पास पट्टी भी नहीं है, पुस्तक भी नहीं है, कौन देगा मुन्नी रानी? मुन्नी बोली, पट्टी और पुस्तक का बहाना मत करो मालिन, हम देंगे। पर रमिया पढ़ने नहीं जाती तो हम भी नहीं जाते। ये लो। कहती हुई पट्टी पुस्तक फेंक कर मुन्नी भागी। माँ ने उसे पकड़कर कहा, ठहर जा मुन्नी, रमिया भी जाएगी पढ़ने। पर मुन्नी तो किसी न किसी बहाने पढ़ने जाना ही नहीं चाहती थी। मालिन के हाथ से खुरपी लेती हुई बोली, माँ, रमिया कैसे जाएगी पढ़ने? उसके पास साफ कपड़े कहाँ हैं? मैं अब बगीचे में काम करने जाती हूँ। मुन्नी जीने से नीचे उतरने लगी। मुन्नी को आखिर पढ़ने के लिए जाना ही पड़ा, साथ में जबरदस्ती रमिया को भी जाना पड़ा। पट्टी पुस्तक घर से ही ढूंढ कर दे दी गई। मुन्नी का ही एक पुराना फ्रॉक पहनकर रमिया पहले दिन स्कूल गई। धीरे धीरे दोनों में खूब मेल हो गया। अब वे स्कूल जाने से घबराती न थी। दोनों साथ साथ स्कूल जाती, साथ साथ लौटती और साथ साथ पढ़ती। अब मुन्नी को भी कोई शिकायत न थी कि वह मुफ्त में पढ़ने जाती है और रमिया दिन भर मजा करती है। दिन जाते देर नहीं लगती। देखते देखते दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। जिस दिन से साथ साथ पढ़ने लगी, उनमें सद्भाव के साथ साथ गाढ़ी मैत्री भी हो गई। मुन्नी अपने किसी भी व्यवहार से यह प्रकट न होने देती कि रमिया उसकी आश्रिता मालिन की बेटी है। रात को रामी जरूर माँ के पास सोती थी, बाकी सारे समय मुन्नी उसे नीचे आने ही न देती थी। इसी साल दोनों ने मैट्रिक की परीक्षा दी है। मुन्नी के पिता मुन्नी के ब्याह की तैयारी में हैं, पर रामी की माता के सामने एक समस्या थी। वह सोच रही थी, रामी इतना पढ़ गई है, चाल ढाल बात व्यवहार से वह मुझ अनपढ़ की लड़की सी ही जान नहीं पड़ती। मैं इसका विवाह कैसे और कहाँ करूँगी? फिर वह सोचती है, जो होगा देखा जाएगा। मेरी रामी स्कूल की मास्टरानी बनेगी और तब रामी मुझे यहाँ मालिन का काम ना करने देगी, तो क्या मैं अपने इतने अच्छे मालिक को छोड़कर चली जाऊंगी? यहाँ मेरी जिंदगी बीती है, यहीं मरूंगी भी। रामी दिन भर दूसरी चिंता में घूमा करती थी। उसे माँ के साथ बगीचे में काम करने में लज्जा और संकोच मालूम होता था, पर यह भी ना सहा जाता था कि उसकी माँ दिन भर मेहनत करे और वह बैठी रहे। माँ को काम करते देख उसे बड़ी वेदना होती, पर कोई दूसरा उपाय भी तो न था। उसने सोचा, परीक्षा पल के निकलते ही चाहे पास हूँ चाहे फेल, मैं कहीं ना कहीं नौकरी कर लूँगी। 15-20 रुपए ही मिलेंगे तो क्या हुआ? माँ को तो दिन भर मजदूरी ना करनी पड़ेगी। माँ ने बहुत कष्ट उठाया है, अब वे बूढ़ी हो चली, अब उन्हें अधिक दिन कष्ट ना सहने दूंगी। और इसी निश्चय के अनुसार उसने कई स्कूलों में प्रार्थना पत्र भी भेज दिए। इधर मुन्नी की खिचड़ी अलग ही पक रही थी। उसे चिंता थी रामी के विवाह की।
वह सोच रही थी, हम दोनों साथ साथ पढ़ी और साथ साथ बड़ी हुई, साथ ही मैट्रिक की परीक्षा दी, और अब विवाह केवल मेरा हो रहा है। रामी का भी तो विवाह होना चाहिए। रामी का विवाह उसके माँ के बस की बात नहीं है, और फिर रामी को पढ़ा लिखा कर किसी अनपढ़ के गले से बांधना भी कितना बुरा होगा। पिता की लाडली मुन्नी अपने इस उठते हुए भावों को न दबा सकी। एक दिन पिता से बोली, बाबूजी, रामी को तुम ही ने पढ़ाया लिखाया है, उसके विवाह की फिक्र भी तुम ही को करनी पड़ेगी। अब उसका विवाह किसी गंवार से तो ना हो सकेगा। पिता ने आश्वासन के स्वर में कहा, इस विवाह के बाद रामी के ही विवाह का नंबर आएगा। मैं लड़के की तलाश में हूँ। मुन्नी का भाई जगत सिंह, जो इधर 5 साल से विदेश में था, आ जा रहा है। मुन्नी के पिता लड़के को लेने पहले से मुंबई पहुंच चुके हैं। शाम को गाड़ी आएगी। मुन्नी और रामी दोनों सखियां बड़ी लगन के साथ जगत सिंह का कमरा सजा रही हैं। मुन्नी बड़ी ही प्रसन्नचित्त और चंचल स्वभाव की लड़की थी। वह स्वयं खुश रहना जानती थी और पास रहने वालों को भी खुश रहने के लिए विवश किए रहती थी। भाई की मेज पर एक सुंदर टेबल क्लॉथ बिछाते हुए मुन्नी बोली, देख रामी, मैंने तेरे विवाह के लिए भी पिताजी से कहा है। वो कोई सुंदर सा तेरे ही सरी का पढ़ा लिखा वर खोजकर तेरा भी विवाह कर देंगे। और मुन्नी ने एक हल्की सी चपत रामी के गालों पर जड़ दी। रामी उदासी में बोली, पर मैं तो विवाह करूंगी ही नहीं। मुन्नी हंसती हुई बोली, ऐसा तो मत बोल रामी, तू मुझे जानती नहीं। मैं कहीं मचल गई तो पिताजी को मेरे विवाह के पहले तेरा विवाह करना पड़ेगा। स्कूल जाने की बात भूल गई क्या? और दोनों हंस पड़ी। अचानक श्रृंगार मेज के पास बड़े आईने में दोनों को अपना प्रतिबिंब दिख पड़ा। मुन्नी कुछ देर तक देखती रही, फिर बोली, रामी, मैं तुझसे गोरी हूँ, पर सुंदर तू ही मुझसे ज्यादा है। अच्छा देख, तुझसे कह देती हूँ, तू मेरे पति के सामने मत आना। कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे छोड़कर तुम्हें पसंद कर ले। मुन्नी को एक धक्का देकर रामी बोली, अब तुम मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। कहाँ तुम और कहाँ मैं, बहुत फर्क है। तुम मुझसे गोरी भी हो, सुंदर भी हो, पर फिर भी तुम घबराना मत। मैं तुम्हारे पति के सामने ना आऊंगी। तुम्हारे ऊपर उनका जो प्रेम होगा उसमें कड़भर भी ना लूंगी। आप खुश हुई? मुन्नी बोली, पर सुंदर मुझसे ज्यादा तू ही है। मेरा दिल कहता है और यह दर्पण भी कहता है। जी चाहता है इसे तोड़ दूं। फिर कुछ ठहर कर बोली, अच्छा भैया को आने दो, जिसे सुंदर कहेंगे बस वही सुंदर, ठीक है ना? और फिर चाहे बंदर को भी सुंदर कह दें, रामी ने कहा, और एक फूलदान में फूल सजाने लगी। दोनों हाथ रामी की पीठ पर थम्म से पटकते हुए मुन्नी बोली, पर यहाँ बंदर कौन है, तू कि मैं? बोलना। रामी ने कहा, ना तुम ना मैं, पर कहीं वे किसी तीसरे को ही सुंदर बता दें तो? जगत सिंह को लेने उनके पिता, मुन्नी और बहुत से लोग स्टेशन पहुंचे थे। घर आए। बहुत देर तक घर में चहल पहल मची रही। जगत कुछ अस्वस्थ था। सबसे विदा लेकर वह सोने के लिए अपने कमरे में आया। कपड़े उतार कर वह लेट गया। वह सचमुच थका हुआ था, किंतु एक ही मिनट के बाद आंधी के झोंके की तरह दोनों दरवाजों को फटाफट खोलती हुई पहुंची मुन्नी। एक हाथ में वह रामी को घसीटते हुए ला रही थी। वह बोली, भैया सोने से पहले तुम्हें एक बात का फैसला करना है। सच सच कहना, मैं ज्यादा सुंदर हूं कि ये? जगत हंस पड़ा, बोला, मुन्नी तू अभी तक मेरी बच्ची ही है। जा मुझे सोने दे, मैं थक गया हूँ। और वह करवट बदल कर सो गया। भैया तुम अभी तक बड़े खराब हो, कहती हुई रूठकर मुन्नी चली गई। किंतु इसके बाद जगत सो ना सका। उसके सामने रह रह कर शरमाई हुई रामी का चित्र आ जाता था। वो यही निर्णय ना कर सकता था कि ये लड़की कौन है
विवाह में दूर दूर के बहुत से संबंधी रिश्तेदार आए होंगे। मुमकिन है उन्हीं में से किसी की लड़की हो, पर इसे तो जगत ने कभी देखा है, चेहरा पहचाना हुआ सा लगता है। जिस बात का उत्तर वह मुन्नी को न दे सका था, वही उत्तर बराबर उसके दिमाग में चक्कर काट रहा था। कितनी सुंदर लड़की है। सुबह के छा भी न बच पाए थे। मुन्नी के उद्यम के मारे जगत का सोना मुश्किल हो गया। जगत उठकर बैठ गया। मुन्नी से बोला, मुन्नी जरा गंभीर बनो बहन, अब तेरी शादी होने वाली है। जगत की दृष्टि दरवाजे की ओर गई। दो सुकुमार पैर दरवाजे की ओट में ठिठक गए थे। मुन्नी ने जैसे जगत की बात सुनी ही ना, बोली, भैया देखो, रामी अब तुमसे शर्माती है, आती नहीं अंदर। वो देखो वहां खड़ी है। और एक बार भैया तुम्हें याद है ना, वह कितनी मचली कि तुम्ही से शादी करेगी। और फिर जब तुमने कहा कि तुमने शादी कर ली और इसे 2 पैसे दे दिए, तब कहीं या मानी। मुन्नी एक सांस में ये सब कहकर हंस पड़ी। जगत चौंक पड़ा। तो यार रामी है। आओ रामी, अंदर आओ, वहां क्यों खड़ी हो? चाहो तो 2 पैसे और ले लो, कहकर वह हंस पड़ा। रामी लाज और संकोच में सिमटी हुई सी भीतर आई, पर वह खुलकर जगत से बातचीत ना कर सकी। ना जाने कहाँ की लज्जा ने उसकी जबान पर ताले डाल दिए। वह चुपचाप खड़ी रही। जगत ने उससे बोलने की कोशिश बहुत की, पर उसका सिर नीचे से ऊपर ना उठा। जगत ने कहा, लो तुम मत बोलो, मैं तो जाता हूँ। मुन्नी के समझ में ना आया कि आखिर जगत भैया से रामी इतना क्यों शर्माती है। उसने रूठ कर कहा, जा, तू बड़ी खराब है रामी, तूने मेरे जगत भैया का अपमान किया है। तू उनसे नहीं बोली, मैं भी तुझसे न बोलूंगी। रामी ने नम्रता से कहा, नहीं बहन, मेरी अपमान करने की नीयत नहीं थी। तुमने छुटपन की ऐसी बात कह दी जिससे शर्म के मारे मैं मरी जा रही थी, फिर कैसे बोलती। और दोनों सखियों में उसी समय मेल हो गया। उसी दिन लड़कियों का रिजल्ट निकला। दोनों पास थीं। मुन्नी 2nd डिवीजन में और रामी 1st में। मुन्नी ने इसमें कुछ बुरा न माना। वह रामी के पास आकर उससे लिपट कर बोली, देख रामी, तू सभी बातों में मुझसे बढ़ती है। मैं 2nd में पास हुई, तू 1st में। ये ठीक नहीं, तुझे मेरे साथ साथ चलना चाहिए। रामी ने कहा, सभी बातों में नहीं बढ़ रही हूँ, विवाह तुम्हारा ही पहले हो रहा है। कौन जाने तू इसमें भी मुझसे आगे ना बढ़ जाए। कहती हुई मुन्नी भाग गई। रामी जगत के कमरे से फूलदान लेकर बाहर आ ही रही थी कि इतने में ही वह पहुंच गया। वह कई दिनों से रामी से एकांत में कुछ बात करना चाहता था। उसने रामी का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। बोला, रामी ठहरो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। रामी घबरा गई। इधर उधर देखते हुए बोली, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, कोई देख लेगा। जगत बोला, पर तुम ठहरोगी, जाओगी तो नहीं? रामी का सर कांप रहा था। वह बोली, ठहरूंगी, पर पहले आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए। रामी का हाथ छोड़ जगत दरवाजे के पास रास्ता रोककर खड़ा हो गया और बोला, रामी, मेरे पास भूमिका बांधने का समय नहीं है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, तुम्हें स्वीकार है? रामी कांप उठी। उसने कहा, पर यह कैसे हो सकता है? मैं मालिन की लड़की हूं और आप छत्री। फिक्र मत करो, मैं केवल तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। अब रामी कैसे बोले? सिर नीचा करके वह खड़ी रही, पर अनुभवहीन जगत क्या जाने कि यह मौन स्वीकृत का सूचक है। वह अधीर होकर बोले, रामी उत्तर दो, हाँ या ना। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तुम खुशी से स्वीकार कर लोगी तो ठीक है, इनकार करोगी तो मैं तुम पर किसी प्रकार का दबाव न डालूंगा। सच्चे आदमी की तरह मैं तुमसे पूछता हूं, क्योंकि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं
पर तुम्हारी अनुमति से, तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध नहीं। रामी फिर भी चुप रही, कुछ न बोली। जगत से रहा न गया, उसने फिर रामी का हाथ पकड़ लिया और बोला, रामी, मेरा भविष्य तुम्हारे उत्तर पर निर्भर है। बोलो, तुम्हारी इच्छा के खिलाफ मैं तिल भर इधर उधर न जाऊंगा। बोलो, तुम्हें स्वीकार है? मैं बहुत पहले ही स्वीकार कर चुकी हूँ, कहती हुई हाथ छुड़ाकर रामी भाग गई और सीधी जाकर अपनी माँ की खाट पर लेट गई। जगत ने अपना निश्चय पिता से कहा। पिता के पास काफी पैसा था, रुपयों का उन्हें लोभ न था। फिर वे स्वयं रामी को बहुत चाहते थे। इस बात पर किसी को कुछ ऐतराज हुआ तो जगत की माँ को। वे किसी बड़े आदमी से ही संबंध जोड़ना चाहती थी। एक मालिन की लड़की से ब्याह कर उनके दृष्टिकोण से समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने की जगह कम हो जाएगी। पर उनकी कुछ न चली। एक ही मंडप में रामी का विवाह जगत से और मुन्नी का विवाह शांति स्वरूप से हो गया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी दो सखियां।